ओके दोस्तों, सो नाउ वी स्टार्ट विद द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है? अच्छा, हम लोगों ने जब एनएलएम पे इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वहां पे केवल और केवल जो है हम लोग उसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचे थे, यानी नेट फोर्स को हम जीरो के साथ इक्वेट किए थे। इन केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी के अंदर दो टेंडेंसी होंगे, एक तो बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल टेंडेंसी भी होंगे और दूसरा बॉडी के अंदर रोटेशनल टेंडेंसी भी होंगे। तो अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को अगर हमें खत्म करना है, इन दैट केस कोई भी हमारा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए, हम इन जनरल बोल सकते हैं जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन बॉडी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा जो है वो है नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मेन फायदा जो हमें मिलता है वो ये है, तुम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मली हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट ज्यादातर फोर्स का टॉर्क जो है वो हमारा जीरो हो जाए, या फिर उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट कोई भी अननोन अमाउंट का फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले हमें ध्यान देनी है, जो हमें किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेनी है। अदरवाइज इट डजंट मैटर, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट इन जनरल टॉर्क तो ले ही सकते हो, राइट। सो सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है मेरे पास पहला क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे धीरे धीरे। हमारे पास दीवार है, ठीक है, और ग्राउंड और दीवार दोनों जो है वो मेरा रफ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों पे हमारा म्यू है, ठीक है, दोनों पे ही हमारा म्यू है। मेरा एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, रॉड का मास है m, लेंथ है l। जमीन के साथ ये जो एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है हमारा थीटा। तो सवाल ये है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इसके लिए हमें थीटा का जो मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना होने वाला है। ओके, सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दो, अगर स्लिपिंग होगी तो दोनों पॉइंट पे, यानी ग्राउंड वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे साइमल्टेनियस स्लिपिंग होनी पड़ेगी। केवल एक पॉइंट स्लिप कर रहा है ये घटना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक रॉड के साथ लगा हुआ है, तो रॉड का लेंथ पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे नीचे वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ऊपर में भी उसी पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो ये वाले का रॉड का अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूं तो फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो इसका सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड mg लग रहा है, यहां पर हमारा नॉर्मल लग रहा है n1, ग्राउंड इस तरीके से नॉर्मल लगाएगा n1, यहां पर दीवार जो है वो नॉर्मल लगाएगा n2, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट का राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, और ये वाला पॉइंट का डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है,
तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा वो हमारा F2 लगेगा अपवर्ड। यहां पे इस तरफ F1 लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा F2, राइट। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके ऊपर? फोर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर। सबसे पहले हम ध्यान देंगे फोर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा नेट हॉरिजॉन्टल और जो नेट वर्टिकल फोर्स है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करूं तो N2 जो होगा वो होगा मेरा F1, और अगर मैं वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करूं तो मेरे पास आएगा N1 प्लस F2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। N1 प्लस F2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये हमारा फोर्स इक्वेशन आएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस करते हुए। हाँ, लिमिटिंग केस है तो ऑब्वियस सी बात है, F1 जो होगा वो होगा हमारा म्यू N1 और F2 जो है वो हमारा होगा म्यू N2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टॉर्क यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहां पर अब टॉर्क बैलेंस इक्वेशन बनाना चाहते हैं। अच्छा, टॉर्क तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, बट लॉजिकली हमें टॉर्क जो है वो या तो ये वाला पॉइंट के अबाउट ले लो या तो ये वाला पॉइंट के अबाउट ले लो। द रीजन, इस पॉइंट के थ्रू दो फोर्स पास कर रहा है, टोटल हमारे पास 5 फोर्स है, ठीक है। इस पॉइंट के थ्रू 2 फोर्स पास कर रहा है और इस पॉइंट के थ्रू 2 फोर्स पास कर रहा है, तो इन दोनों के चलते जो हमारा टॉर्क होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल और केवल 3 फोर्स का टॉर्क बचने वाला है। तो लॉजिकली अगर हम ध्यान दें, ये वाले पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा? mg का टॉर्क कितना होगा? ये है हमारा L/2, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो आएगा L/2 cos थीटा। तो mg का टॉर्क जो होगा वो कितना होगा? mg L/2 cos थीटा। और ये टॉर्क जो है वो मेरा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये वाला पॉइंट के अबाउट N2 का टॉर्क कैसे होगा? क्लॉकवाइज। और F2 का भी टॉर्क कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बैलेंस द नेट क्लॉकवाइज टॉर्क। नाउ N2 का टॉर्क कितना है? ये हमारा है L/2, और तो ये वाला लेंथ हो जाएगा L/2 sin थीटा। तो N2 का टॉर्क आएगा N2 इंटू L/2 sin थीटा। और F2 के लिए ये हमारा डिस्टेंस होगा, दैट विल बी L/2 सॉरी L sin थीटा होगा, सॉरी L/2 क्यों ले रहा हूं। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास? L cos थीटा। तो प्लस F2 इंटू L cos थीटा, ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। और F2 जो है वो हम जानते हैं म्यू N2 है। पहली बात तो L काट के खुश हो जाओ, तो mg/2 cos थीटा N2 sin थीटा प्लस म्यू N2 cos थीटा, ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट रिलेशन है। यहां पर जिंदगी का दुश्मन ऑब्वियसली है मेरा N2, तो मुझे N2 को तो एलिमिनेट करना, N2 जो है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दो, मेरे पास क्या है इस वाले से, N1 प्लस F2 इक्वल्स टू mg, N1 प्लस म्यू N2 दैट इज इक्वल्स टू mg। बट N2 जो है वो है मेरा F1, तो N2 का हमारा यहां पर N1 डाल दो N2 बाई म्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? N2 बाई म्यू प्लस म्यू N2 दैट इज इक्वल्स टू mg। तो सॉल्विंग N2 आ जाएगा मेरे पास म्यू mg बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। N2 आ जाएगा म्यू mg बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। और यहां से अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
mg बाई 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू n2 का वैल्यू है म्यू mg बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. सो नाउ कैंसल आउट mg फ्रॉम हियर. तो मेरे पास cos थीटा का जो टर्म आएगा क्या आएगा? cos थीटा इंटू हाफ माइनस म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान देना. तो मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इंटू सॉल्विंग म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 म्यू स्क्वायर. तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू म्यू बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1. सो नाउ म्यू स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट. तो tan थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 2 म्यू बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर. यानी थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स 2 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर. ये हमारे पास थीटा का वैल्यू है. सो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, जो इससे छोटा एंगल थीटा अगर हम रखेंगे तो इन दैट केस ये स्लिप हो जाएगा. अच्छा, स्लिप अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर हम ऐसे देखेंगे ग्राउंड से तो रॉड जो है वो रोटेट भी करता हुआ नजर आएगा. रॉड जो है वो हमारा रोटेट भी करता हुआ नजर आएगा. तो थीटा जो आएगा इतना वैल्यू तो मिनिमम रखना पड़ेगा जिससे हमारा बॉडी का स्लिपिंग टेंडेंसी खत्म हो जाए. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो क्या है? देखो, मेरे पास एक रॉड है. ये रॉड 2 वायर के सहारे लटक रहा है. इसका जो लेंथ है वो है L और इसका जो मास है वो है मेरा कैपिटल M. ठीक है. यहां से x दूरी पर मैंने एक का स्मॉल m रख दिया. यहां से x दूरी पे. ठीक है. ना ये वाले जो वायर है यहां का टेंशन है T1 और यहां का टेंशन है T2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1/2. एक में टेंशन जो हो वो दूसरे वाले पे हमारा हाफ के इक्वल. सो किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल है. इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर रॉड में कैपिटल mg लग रहा है और यहां पर स्मॉल mg लग रहा है. तो पहला रिलेशन तो मैं एक बना सकता हूं, T1 प्लस T2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G. वर्टिकल फोर्स बैलेंस से मैं ये रिलेशन जो है वो लिख सकता हूं. वर्टिकल फोर्स बैलेंस से मैं ये रिलेशन जो है वो लिख सकता हूं. ठीक है. नाउ अगर मैं टॉर्क बैलेंस को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ओके, ध्यान देना. मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूं तो मेरे पास क्या आएगा?
तो ये वाले के लिए मैं लिख सकता हूं mg का टॉर्क जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, कैपिटल mg का टॉर्क जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमारा T1 के टॉर्क होना चाहिए। सो मैं लिख सकता हूं T1 into L must be equals to capital mg into L by 2 plus small mg into x। ये रिलेशन में टॉर्क बैलेंस से लिख सकता हूं, राइट? समझ में आया? नाउ अब अगर हम ध्यान दें यहां पर, अब अगर हम ध्यान दें T1 जो होना चाहिए वो T1, T2 जो होना चाहिए वो 2T1 होना चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 3T1 इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। सो क्या आएगा मेरे पास? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G L बाई 3 इज इक्वल्स टू mg इंटू L बाई 2 प्लस स्मॉल mg इंटू x। जी हमारा खत्म हो गया है। तो स्मॉल m इंटू x इक्वल्स टू L बाई 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना आएगा? 2m प्लस 2 स्मॉल m माइनस 3 कैपिटल M। यह आ जाएगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी L बाई 2m माइनस कैपिटल M बाई 6 स्मॉल m। दैट इज द वैल्यू ऑफ x जहां पे मुझे स्मॉल m रखना पड़ेगा, जिससे हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा सेट हो पाएगा। ठीक है? नाउ नोट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ये वाला चीज में ये ऐसा इक्विलिब्रियम पॉसिबल तभी होगा जब T1 by T2 इक्वल्स टू हाफ, इफ एंड ओनली इफ 2m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, वहां पर x 0 हो जाएगा, वहां पर x जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अदरवाइज हमारा ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होने वाला है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है? अगर हमारा 2 स्मॉल m कैपिटल M से बड़ा नहीं है तो ये सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकता है जहां पे T1 by T2 जो है वो हमारा हाफ हो। ओके, चलो अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहां पर मेरा हिंज है और ये वाले हिंज से मैंने एक सेमी सर्कुलर, ये वाले हिंज से मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग को कनेक्ट कर दिया। ठीक है? ये ऐसे रखा, इसका मास क्या है m, कुछ रेडियस कुछ r है। अब वो एट इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से सेट हुआ। इक्विलिब्रियम में ये कुछ इस तरीके से सेट हुआ, यानी रिंग जो है, जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो मेरा ऐसा है और वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा। वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा। तो सवाल ये है फाइंड अल्फा। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा लॉजिक क्या है? ऐसा कोई भी बॉडी दे दे, ये तो चलो हमारा है सेमी सर्कुलर रिंग, अगर मान लो हमें सेमी सर्कुलर डिस्क भी दे दे तो इन दैट केस क्या करेंगे? इसमें फंडा क्या है? अच्छा ध्यान दो,
ये वाले बॉडी के ऊपर केवल दो ही फोर्स लग रहा है, एक उसका mg जो डेफिनेटली उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू लग रहा है, और इसके अलावा हिंज जो है वो कोई भी एक फोर्स लगा सकता है। हाँ, ऑब्वियसली वो जो फोर्स होगा वो हमारा वर्टिकल ही होना पड़ेगा और वो हमारा mg के इक्वल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इसका जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये वाले बॉडी के ऊपर तो केवल दो ही फोर्स लगेगा किसी भी इंस्टेंट पे, ध्यान दो। ठीक है, सो द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत गंदा ड्राइंग हो रही है, रुक जाओ। ये हमारा रिंग है सेमी सर्कुलर, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, और यहां से हमारा mg डाउनवर्ड लग रहा है और यहां से भी mg अपवर्ड लग रहा है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए रिक्विजिट कंडीशन है। अब ध्यान दे, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क एनालिसिस करूं तो ऑब्वियसली ये वाला फोर्स तो कोई टॉर्क लगा ही नहीं सकता है, तो ये वाला mg का टॉर्क को मुझे जीरो के साथ अगर इक्वेट करना हो तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हमारा इस पॉइंट से वर्टिकली नीचे हो, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी must be vertically below the point of suspension। ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली बिलो तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वाला mg का टॉर्क किसी भी हालत पर जीरो के साथ इक्वेट नहीं होने वाली है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानते हैं जो ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं रेडियस को r बोलता हूं तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस से, ये डिस्टेंस होता है हमारा 2r/π सेंटर ऑफ मास का, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो है दैट इज r। नाउ ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, सो अब हम लोग सिंपल ज्योमेट्री अगर हम अप्लाई करें तो tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा मेरे पास, दैट विल बी 2r/π डिवाइडेड बाई r, दैट इज इक्वल्स टू 2/π। तो अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली tan इनवर्स 2/π। ना इस तरीके का बहुत सारे सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुल मिला के एक ही कॉन्सेप्ट है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली बिलो आना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा किसी भी हालत पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेट हो ही नहीं सकता है। ओके।